आई होप सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है। लास्ट क्लास तक हमने 2 क्लास पढ़ी हैं। अभी तक हमने क्या सीखा है? हमने ये सीख लिया कि आपके लिगेंड्स क्या होते हैं, आपके लिगेंड्स का टाइप क्या होता है, ठीक है। फिर हमने सीखा कि व्हाट इज योर ईएन प्रिंसिपल। फिर हमने सीखा अबाउट योर एम्बीडेंटेड बिहेवियर। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होने वाला। अब जो हमने लास्ट क्लास में एक चीज सीखी थी अबाउट योर एम्बीडेंटेड बिहेवियर, उसको मैं उठाने वाला हूं और उसका कुछ एप्लीकेशन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अब ये एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन है साइट सिलेक्शन प्रिंसिपल। अब इसका मतलब क्या होता है कि मेरे पास जो लिगेंड है दैट लिगेंड इज एम्बीडेंटेड इन नेचर, SCN, NO2 एंड CN। सवाल ये उठेगा आपका कि सर आप डिसाइड कैसे करते हो कि जो सल्फर है वो किसके साथ जाएगा, जो नाइट्रोजन है वो कहां जाएगा, ऑक्सीजन है वो कहां जाएगा? ये हम देखते हैं इस केस में। सो यहां पर एक और चीज आपके साथ में आएगी, मेटल, और एक और चीज आएगी साइड लिगेंड्स। जब आप एक कॉम्प्लेक्स को देखते हो तो आपके पास क्या होता है? एक मेटल होता है, एक ये लिगेंड्स होंगे SCN, मे बी NO2, मे बी CN, और उनके साथ में कुछ और लिगेंड्स भी होंगे। तो ओवरऑल जब मैं एक कॉम्प्लेक्स को देखूंगा, आप ये कैसे बताओगे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स कम स्टेबल है? आप ये कैसे बताओगे? अब यहां पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट केस में जब मेरा कॉम्प्लेक्स बन रहा है विद SCN फ्रॉम द सल्फर साइड और NCS फ्रॉम द N साइड, तो ये देखा गया कि दोनों कंपाउंड जो होते हैं बहुत हद तक स्टेबल रहते हैं। क्यों? हमने कल ये बात नोटिस करी थी, अगर तुमको याद होगा, दैट द गैप, द एनर्जी गैप बिटवीन द सल्फर एंड नाइट्रोजन इज वेरी वेरी लेस। हेंस जब आपका मेटल आता है, मेटल कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर ईदर फ्रॉम सल्फर एंड नाइट्रोजन इक्विवेलेंटली। ये हमने कल बात लेक्चर में देखी थी। यही बात अगर बात करता हूं मैं विद द NO2, नाइट्रोजन आपका ऊपर होता है, O आपका नीचे होता है, एंड द एनर्जी गैप इज स्लाइटली हायर एंड द मेटल फील मोर इजी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। मेटल आपका ज्यादा इजी महसूस करता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, कहां से? NO2 से, थ्रू नाइट्रोजन, ऊपर पड़ा हुआ है। इसलिए NO2 वाला जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज मोर स्टेबल एंड द कॉम्प्लेक्स ऑफ ONO इज लेस स्टेबल। फिर तीसरा है आपका साइनो, ये आपका नाइट्रोजन है, ये कार्बन है, कार्बन काफी ऊपर है एंड नीचे है, तो मेटल को दिखता है कि यार नाइट्रोजन बहुत नीचे है, उससे मैं लोन पेयर क्या लूंगा, मेरे सामने कार्बन पड़ा हुआ है, मैं कार्बन से लोन पेयर लेना पसंद करूंगा। तो इसलिए MCN बॉन्ड जो आपका कॉम्प्लेक्स है MCN वाला, दैट इज मोर स्टेबल, और MNC वाला आपका कम स्टेबल। अब यहां पर आप देखोगे मेरे सामने 3 रिएक्शन है, मेरे सामने 3 रिएक्शन है। SCNX ऊपर चार्ज है एंड MNCX। यहां पर आप एक डिफरेंस देख रहे होगे, यहां पर आपको जो डिफरेंस दिखाई देगा वो क्या है? यहां पर देखो, यहां पर बाइंडिंग आपकी S के साथ है, यहां बाइंडिंग आपकी N के साथ है, यहां बाइंडिंग आपकी O के साथ है, यहां बाइंडिंग आपकी N के साथ है, यहां बाइंडिंग आपकी N के साथ है, यहां बाइंडिंग आपकी C के साथ है। और ये जो रिएक्शन है दैट इज इन इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। और आपको फॉरवर्ड का दे रखा है रेट कांस्टेंट K1, K2, K3। वो ये पूछता है कि कौन सा रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा। अब आप रेट कांस्टेंट को किससे रिलेट करते हो? अगर मैं ये कहता हूं कि रेट कांस्टेंट हाई है, अगर मैं आपको ये कहूं कि जो रेट कांस्टेंट है वो हाई है, तो मतलब रिएक्शन आगे जाना प्रेफर करेगा। अगर मैं ये कह रहा हूं कि रेट कांस्टेंट मेरा हाई है, तो रिएक्शन मेरी आगे जाना प्रेफर करेगी। बिल्कुल हाँ। हाँ कि ना? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, हाँ कि ना? यस सर। यस ठीक सर। है। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि when the rate constant is higher and it is preferring to move in forward direction, उसको आगे जाना है,
आगे कब जाएगा? आगे वो कब जाना पसंद करेगा? जब जो रिएक्टेंट है वो कम स्टेबल हो और जो प्रोडक्ट है वो मोर स्टेबल हो। ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियसली बात है ना। आप, अगर मैं आपकी बात करता हूं कि मान लो आप कॉलेज में जाते हो, ठीक है, कॉलेज में आप किसकी क्लास लगाना पसंद करते हो? वो टीचर जो अच्छा पढ़ाता है। अच्छा पढ़ाएगा तभी उसी क्लास लगाओगे आप। सिमिलरली आपका अगर रिएक्टेंट जो है, अगर आपका रिएक्टेंट जो है वो कम स्टेबल है और जो प्रोडक्ट है दैट इज मोर स्टेबल, तो रिएक्टेंट को दिख रहा है कि यार जब मैं आगे जा रहा हूं मैं ऐसे कन्वर्ट हो जाऊंगा which is making a more stable product। तो इसलिए उस टाइम आपका रेट हमेशा हाई रहेगा। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम थर्ड रिएक्शन। ये मेरा फर्स्ट रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन 2 एंड रिएक्शन 3। रिएक्शन 3 में ये बताओ मेरे को, हाँ गुंजन, रिएक्शन 3 में रिएक्टेंट में मेटल किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? नाइट्रोजन के साथ। एग्जैक्टली। एंड इन द प्रोडक्ट साइड मेटल इज मिक्स्ड विद कार्बन। मेटल नाइट्रोजन और मेटल कार्बन में कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, कौन स्टेबल है? नाइट्रोजन वाला। ओहो, अभी तो बताया साइनोवा के केस में। कार्बन वाला तभी रिएक्शन मतलब उस साइड जा रहा है रिएक्शन। हाँ, मेटल नाइट्रोजन का बॉन्ड जब मैं साइनो की बात करता हूं, मेटल नाइट्रोजन का बॉन्ड जो है वो कम स्टेबल होता है और मेटल कार्बन का बॉन्ड इज मोर स्टेबल। क्यों? एनर्जी गैप, कार्बन ऊपर है नाइट्रोजन नीचे है। ये कहां से देगा? ये नहीं दे पा रहा है इतने अच्छे से, दे रहा होगा लेकिन बहुत मुश्किल से दे रहा है। तो क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, अगर मैं बोलूं ये आपका ए है, ए रिएक्टेंट है, ये आपका बी रिएक्टेंट है, तो यस बी रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन ए। अब बी स्टेबल है तो वो आगे जाएगा, वो बिल्कुल आगे जाएगा। दूसरे केस में आ जाओ, अगेन यहां पर देखोगे, ये मान लो आपका ए है, ये आपका बी है, तो समीक्षा ए और बी में कौन स्टेबल है? जल्दी बताओ। सब बी स्टेबल है। ऑफ कोर्स बी इज अगेन मोर स्टेबल देन ए। ठीक है, और इतना भी डिफरेंस नहीं स्टेबिलिटी में, लेकिन फिर भी वो बी पे जाना पसंद करेगा। ये भी स्टेबल है, ऐसा नहीं कि स्टेबल नहीं है स्टेबल, लेकिन जब मैं कंपेयर कर रहा हूं, यहां पर हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन की, तो बी स्लाइटली स्टेबल है ए से। जब मैं बात करता हूं फर्स्ट रिएक्शन में, ये दोनों ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट स्टेबल है। ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा बहुत ऊपर से कर लो, लेकिन ऑलमोस्ट दे आर इक्विवेलेंटली स्टेबल। इसलिए उसको मालूम है कि यार मैं भी स्टेबल हूं, वो भी स्टेबल है। अगर मैं रिएक्टेंट साइड पे ही स्टेबल हूं तो मुझे इतनी कोई किल्लत नहीं मचेगी आगे जाने की, मुझे कोई इतनी चुल नहीं मचेगी कि मैं आगे जाऊं। ठीक है भाई, मैं अपनी जगह पे स्टेबल हूं, इतनी कोई किल्लत नहीं है कि मुझे आगे जाना है। ऑलमोस्ट ए और बी क्या है आपके, थोड़े बहुत स्टेबल है इक्विवेलेंटली। इसलिए अगर जाना भी होगा तो बहुत धीरे 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 जाएगा, उसका रेट कम होगा। इसलिए K3 ज्यादा रेट है, K2 फिर कम हो गया, K1 बहुत कम हो गया। ये कंसेप्ट किसको समझ में आया जल्दी बताओ, हाँ कि ना? आगे कैसे समझ? अरे एक मिनट दीपाली, तुम्हें समझ में आ रहा है क्या हो गया? दीपाली कहां पर हो? सर मेरी मीटिंग बार बार लीव हो रही थी, तो आपने स्टार्टिंग में बताया तो मुझे कुछ नहीं पता लगा। टेस्ट वगैरह के बारे में आप बता रहे तो मुझे कुछ नहीं समझ आया। क्या समझ में नहीं आया बताओ, क्या समझ में नहीं आया? सर मुझे पता ही नहीं आपने क्या बताया स्टार्टिंग में। मैंने कुछ मतलब बताया टेस्ट वगैरह के बारे में बता रहे थे ना कि कुछ टेस्ट करने हैं। मैंने कुछ नहीं बताया। ये लो, ये देखो, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया कि जब मेरे पास, कल हमने सीखा था अबाउट द एम्बिडेंटेड बिहेवियर। ठीक है, मेरे पास एक सर आप टेस्ट वगैरह के बारे में बता रहे थे ना स्टार्टिंग में कि कौन सा टेस्ट करना है कौन सा नहीं करना, मतलब वो वाला मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये समझ में आ गया जो मैंने बताया है, ये जो मैंने अभी कराया, ये तो क्लियर है ना? यस सर। वो कुछ नहीं था, यस वो सर। उस टाइम मैं
फ्री था ना थोड़ा सा, तो मैं ज्ञान दे रहा था उस टाइम। ठीक है दीपाली बाद में ज्ञान दूंगा, ठीक है तुमको। मैं मजाक कर रहा हूं, मैं अभी बताऊंगा। टेस्ट देने हैं 3, फॉर्म भरने हैं आपको नेट का जो अभी निकला है, गेट का फॉर्म निकल चुका है, जैम का फॉर्म आपने भरना है जो फेब में होगा नेक्स्ट ईयर। 3 फॉर्म भरने हैं, गेट, नेट, जैम, ठीक है। लेकिन दीपाली, अगर देखो जो नए स्टूडेंट्स हैं जैसे करण, दीपाली और वंशिका, दोनों वंशिका, ठीक है, तुम चारों को मैं ये बोल रहा हूं, अगर नेट का फॉर्म भरना है इस बार वाला, दे दो मेरी तरफ से। लेकिन तैयारी तुम्हारी है नहीं और सिर्फ 1 महीना हुआ है, अगर पढ़ाई करोगे तुम्हारी मर्जी है, देना है तो दे लेना, अगर नहीं पैसे फूकने हैं तो मत देना, कोई बात नहीं। बाकी बच्चों को बोल रहा हूं मैं, बाकी बच्चे कौन है, जैसे तुम्हारा बाकी में अर्चिशा, गुंजन, समीक्षा, तानिया, इनको बोल रहा हूं मैं, और जो बाकी गार्गी और इसमें ग्रुप में है एडेड, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि आप इस नेट वाला जो फॉर्म है वो जरूर भरें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दीपाली, फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है इस नेट वाले की, क्योंकि तैयारी तो वैसे भी हमारी नहीं है, 1 महीने में हम नहीं पढ़ पाएंगे, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। दीपाली, चलो ये बात समझ में आ गई सबको, इसमें आई थिंक किसी को डाउट नहीं आएगा। चलो अब मेरे सामने एक कॉम्प्लेक्स है, दैट इज योर कोबाल्ट 5 अमोनिया 1 क्लोरीन। जब आप इस कॉम्प्लेक्स को रिएक्ट करते हो विद अमोनिया, विद HCl, विद NaNO2, तो आपको कंपाउंड मिलता है A, और जब आप इस A को ठंडा करते हो तो जो कंपाउंड आपको मिलता है B, इट इज रेड इन कलर, और जब आप इस B को हीट करते हो तो आपको मिलता है कंपाउंड C, विच इज येलो इन कलर। तो इस B और C का नेचर क्या है, ठीक है। ऑफ कोर्स अब देखो यहां पर मेरे पास है NaNO2, विच मींस यहां पर आप देखोगे NO2 आपका जो लिगेंड है यहां से बाहर निकल के आएगा और आपको जो Cl है इसको रिप्लेस कर देगा। लेकिन ये NO2 जो है, इस NO2 जब ये Cl को रिप्लेस करेगा तो वो मेटल के साथ बॉन्ड कैसे बनाएगा, ऐसे ONO या NO2, क्योंकि जब मैंने रेड को हीट किया तो ये कंपाउंड बना येलो, तो येलो मस्ट बी मोर स्टेबल, एंड क्योंकि मैंने इसको हीट किया है तो ये आपका लेस स्टेबल होगा, बी आपका लेस स्टेबल होगा। यहां पर देखेंगे बी आपका लेस स्टेबल होगा आपके सी से, हम यहां पर देख सकते हैं इस केस में, ठीक है। और यहां पर आप देखोगे कि रेड आपका बनता है कैसे, रेड आपका अगर लेस स्टेबल है तो उसने लिंकेज बनाया होगा विद ऑक्सीजन के साथ, और यहां अगर येलो है बिकॉज इट इज मोर स्टेबल तो इसने कंपाउंड बनाया है विद नाइट्रोजन। ये कंपाउंड आपसे जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्टली आपसे पूछेगा व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी, कुछ नहीं करना आपने, सॉरी व्हाट इज बी एंड सी, सॉरी व्हाट इज बी एंड व्हाट इज सी। बी आपका है रेड लेस स्टेबल, जहां पर जो आपका बॉन्ड बन रहा है दैट इज मेटल एंड ऑक्सीजन। जो आपका सी है दैट इज येलो, जहां पर आपका बॉन्ड है मेटल एंड नाइट्रोजन, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली आ सकता है। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ लिंकेज आइसोमेरिज्म। अभी अभी जस्ट जो हमने अभी डिस्कस किया कि फर्स्ट इट डिपेंड्स अपॉन कि जो आपका लिगेंड है वो लिंकेज कहां से शो करने वाला है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सिलरी लिगेंड्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म ऑक्सिलरी लिगेंड्स? इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड के अलावा जो और लिगेंड मौजूद हैं उन्हें कहते हैं आप ऑक्सिलरी लिगेंड्स। एंड नॉर्मली हम इसमें हम देखते हैं इनको इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो मुझे बताएगा, यस तुम बताओ मेरे को, कौन बताएगा मेरे को, एक मिनट, करण तुम बताओ। करण, स्क्वायर प्लेनर में व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स? स्क्वायर प्लेनर में सर DsP2। DsP2, यस DsP2 होती है स्क्वायर प्लेनर में हाइब्रिडाइजेशन। वेरी गुड, वेरी गुड, चलो ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब जरा ध्यान से सुनता कि कहानी क्या है इसकी। मान लो मेरे पास HCl लिगेंड है, ठीक है,
मेरे पास एससीएन लिगेंड है और आप ये बात जानते हो अच्छे से कि इसमें दो बाइंडिंग साइट है, एक सल्फर है एक नाइट्रोजन है। जो सल्फर वाली साइड होती है दिस शोज अ बिहेवियर ऑफ एक्सेप्टर ऑल्सो, ये आपका एक्सेप्टर बिहेवियर शो करता है। आपके नॉर्मली वो एलिमेंट्स विच बिलोंग थर्ड पीरियड, आपका फॉस्फोरस, आपका सल्फर, आपका आर्सेनिक, ये पाई एक्सेप्टर भी कहलाते हैं। इनके कंपाउंड, सॉरी इनके कंपाउंड्स दे आर पाई एक्सेप्टर। आपके सेकेंड पीरियड जो होते हैं दे आर योर डोनर। कैसे होते हैं? दे आर योर तो दे आर योर डोनर एटम। ठीक है, सल्फर क्या है आपका? एक्सेप्टर। एन क्या है आपका? डोनर। ठीक है, क्या बोला मैंने? एलिमेंट जो आपके थर्ड पीरियड के होते हैं, आपके जैसे सल्फर, आपका आर्सेनिक, आपका फॉस्फोरस होता है आपके पास, सेलेनियम हो गए, थर्ड फोर्थ पीरियड के जो होते हैं आपके पास एलिमेंट्स, उनके कंपाउंड्स कैसे होते हैं? दे आर योर एक्सेप्टर। वेराज आपके एलिमेंट्स फ्रॉम सेकंड पीरियड लाइक आपका नाइट्रोजन हो गया, आपका ऑक्सीजन हो गया, दे आर टाइप ऑफ योर डोनर एटम्स। ठीक है, पहली बात तो हमें यहां पर ये चीज क्लियर हो जाती है। अच्छा, अब हमने कल सीखा था जो मेरे लिगेंड्स होते हैं, साइड लिगेंड्स। अब हम बात करते हैं साइड लिगेंड्स के बारे में। कल हमने एक कंसेप्ट सीखा था। हमारा कल एक कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट था कि मेरा जो मेटल है या जो मेरा कॉम्प्लेक्स है वो मूव करता है टुवर्ड्स न्यूट्रल नेचर। अकॉर्डिंग टू ईएन प्रिंसिपल जो हमने कल सीखा था, इट मूव्स टुवर्ड्स द न्यूट्रल नेचर। अब यही चीज हम यहां पर भी अप्लाई करने वाले हैं। कैसे? अब देखते हैं, चलो करते हैं। मेरे पास फर्स्ट केस है, ये है मेरे पास सल्फर। अगर मेरा प्लैटिनम जो आपका मेटल है, आपका प्लैटिनम सल्फर के साथ लिंकेज बना रहा है। अब सल्फर कैसा है? सल्फर का नेचर एक्सेप्टर भी होता है। अब प्लीज एक और चीज, अब ये गलती मत करना कि सर ये तो लिगेंड है, ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। अरे मना नहीं कर रहा हूं मैं ये मना नहीं कर रहा हूं। ये सारे जो लिगेंड है, एससीएन है, एनसीएस है, जो भी लिगेंड है, इनका पहला काम तो देने का ही होगा। मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, मैं इनके सेकंड नेचर की बात कर रहा हूं। समझाया क्या बोल रहा हूं मैं? इनका जो सेकंड नेचर है, कल हमने देखा था लिगेंड्स लाइक सिग्मा डोनर, पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, ये पाई एक्सेप्टर में आते हैं। समझाया? दीपाली, गुंजन, करण, मुझे बताओ। यस सर। हाँ, तो क्योंकि अरे ये कौन आया है? अच्छा, क्योंकि मेरा यहां पर देखोगे जो आपका सल्फर है, इट हैज द पाई एक्सेप्टर नेचर, तो इट इज एग्जिबिटिंग इट्स सेकंड नेचर। वो मेटल से आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है थ्रू पाई बॉन्ड। अब यहां पर देखो, जब आपका मेटल इस सल्फर को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो मेटल के ऊपर आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। एंड द प्रिंसिपल ऑफ ईएन सेज कि आई वांट कि जो मेरा कॉम्प्लेक्स है इट मस्ट मूव टुवर्ड्स न्यूट्रल नेचर। ठीक है, तो अब जो मेरे साइड लिगेंड्स हैं A3, ये कैसे होने चाहिए? ये होने चाहिए डोनर लिगेंड। कैसे हो? डोनर। कैसे? मान लो कि आपका एक बैंक अकाउंट है, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में मान लो पड़े हैं 1 लाख रुपए। ठीक है, अब आपके बैंक अकाउंट में रखे 1 लाख रुपए और आपके 2 दोस्त हैं। ठीक है, आपके 2 दोस्त हैं या आपके 2 भाई बहन है, जो भी आप कंसिडर। आपके मान लो एक बड़ी बहन है, एक आपका छोटा भाई है। अब आपका जो छोटा भाई है उसको आपके अकाउंट के बारे में, आपके एटीएम कार्ड के बारे में मालूम कर चुका है, तो वो क्या करेगा? वो आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेगा। अब आपके अकाउंट में रखे थे 1 लाख रुपए और वो 1 लाख रुपए थे आपकी कॉलेज की फीस के लिए। ठीक है, अब जब उसने मान लो 50,000 रुपए निकाल लिए अपने खर्चे पानी के लिए, आपके छोटे भाई ने आपके बैंक अकाउंट से 50,000 रुपए निकाल लिए, तब आपका अकाउंट आधा खाली हो गया। अब आपको टेंशन हो रही है, कॉलेज की फीस भरनी है,
पैसे उसने निकाल लिए हैं और उसने उड़ा भी दिए, इतनी जल्दी। ठीक है, तो अब क्योंकि आप अनस्टेबल महसूस कर रहे हो, तब आती है आपकी बड़ी बहन। वो क्या बोल रही है, कोई बात नहीं, वो क्योंकि जॉब कर रही है, वो पैसे लेके आएगी और आपके अकाउंट में 50 और डाल देगी ताकि आप स्टेबल महसूस करो। ठीक है, सेम यहां पर क्या हो गया कि एक लिगेंड ऐसा है जो सल्फर साइड से मेटल से डेंसिटी ले रहा है। जब उसने डेंसिटी मेटल से ली तो मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, थोड़ा अनस्टेबल हो गया, इट बिकेम डेफिशिएंट। और उसी कॉम्प्लेक्स में कुछ लिगेंड ऐसे हैं विच हैव डोनेटिंग एबिलिटी। उसने क्या किया, सिर्फ डोनेट किया, किसको, मेटल को, और उसकी डिफिशियंसी को उसने पूरा कर दिया ताकि वो मूव कर सके टुवर्ड्स न्यूट्रल नेचर। तो इस केस में जब प्लैटिनम HCN में सल्फर के साथ बॉन्ड बनाने जा रहा है तो साइड लिगेंड्स कैसे हो, साइड लिगेंड्स डोनर हो, या सिग्मा डोनर हो या पाई डोनर हो, लेकिन डोनर हो। क्या ये बात समझ में आई, यस और नो? जल्दी बताओ, ये बात किसको समझ में नहीं आई, ये बताओ। दीपाली, सर ये लास्ट वाला एन वाला समझाना दोबारा कि एन से कैसे हुआ था। एन कहां से, एन कौन सा? जैसे लास्ट में भी आपने क्या समझाया, बस दोनों पिछले थोड़ी बात कट गई थी। अरे यार, एक तो मेरे को समझ, यार तुम लोग रहते कहां पर हो? आज के टाइम में 4G 5G इतनी क्या चल रहा है, तुम लोग आवाज तुम लोग आती नहीं है यार। सुनो, कॉम्प्लेक्स है, मेटल है, अगर मेटल HCN में सल्फर के साथ बॉन्ड बनाता है तो सल्फर क्योंकि अपना पाई एक्सेप्टर नेचर एग्जिबिट कर सकता है, मेटल से इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, डेंसिटी उसकी घट जाएगी। तो साइड लिगेंड्स कैसे हो, साइड लिगेंड डोनर होने चाहिए जो मेटल के ऊपर डेंसिटी बढ़ा देगा और उसका न्यूट्रल नेचर लेके आ जाए। ठीक है, एक तरफ से सुनो ना, बहुत सिंपल सी बात है यार, एक तरफ से आपका अकाउंट खाली हो रहा है कहीं से, एक तरफ से कोई भर रहा है, काम खत्म, न्यूट्रल हो गया फिर से। समझ आया गुंजन? यस सर। यस सर। समीक्षा? यस सर। वंशिका जो यहाँ पर अभी है वो कौन सी वंशिका है? मतलब 2 वंशिका है ना यहाँ पर? यस सर। वंशिका है ना? तो वंशिका कौन बार बार ज्वाइन कर रहा है? किसका नेट बेकार चल रहा है? सर मेरा। तो समझ में आ रहा तुमको जो मैं पढ़ा रहा हूँ? हाँ सर, वो मैंने 2 जगह से कनेक्ट करके रखा था, तो एक से लीव हो रही थी, दूसरी में चल रहा। क्या बात है, ये अच्छी बात लगी मेरे को, 2 जगह से कनेक्ट कर रखा है। और करण तुम बोल रहे हो सुनाई दे रहा, वो देखो क्या, तुम भी यार MSc में आ चुके हो है। चलो, अब मान लो मेरे पास NCS लिगेंड है, NCS लिगेंड में अब मेरा नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है विद प्लैटिनम। नेचर क्या है इसका? ओनली डोनेशन। अब अगर मेरा ये भी डोनेट कर रहा है तो ये क्या करेगा, मेटल के ऊपर डेंसिटी बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, अगेन इट बिकम्स स्लाइटली अनस्टेबल। तो जो आपका बाकी जो एटम है, जो आपके बाकी लिगेंड्स हैं, वो कैसे हो, वो एक्सेप्टर नेचर के हो ताकि बैलेंस बन जाए। एंड दिस इज योर EN प्रिंसिपल। क्या ये समझ में आ चुका है कि कैसे हम लोग EN प्रिंसिपल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि आपका जो कंपाउंड है वो स्टेबल कैसे बनेगा। ठीक है, चलो अब यहां पर देखो स्टेबिलिटी, ये देखो मेटल NCS, मेटल सल्फर। यहां पर मुझे मालूम है कि दोनों केस में आपका मेटल सेम है, एक केस में बॉन्ड बन रहा है थ्रू नाइट्रोजन और दूसरे केस में बन रहा है बॉन्ड थ्रू सल्फर। अब यहां पर जो साइड लिगेंड है, जो आपका साइड लिगेंड है वो है अमोनिया। वो क्या है, वो है अमोनिया। जो आपका साइड लिगेंड है वो है आपका अमोनिया। अमोनिया का नेचर क्या होता है? यस, कौन बताएगा? दीपाली, अमोनिया का नेचर कैसा होता है? बेसिक सर। अरे बेसिक तो होता ही है, मतलब
मतलब डोनर डोनेट एक्सेप्टर होता है डोनेट क्या? करेगा, डोनेट करेगा। यस यस यस, वेरी गुड। अमोनिया का नेचर इज डोनर, तो मुझे मालूम है ये डोनर है। अगर लिंक बनता है थ्रू नाइट्रोजन, ये भी डोनर है। ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है। ऑब्वियस सी बात है, डोनर डोनर डेंसिटी बहुत बढ़ा देंगे, अनस्टेबल हो जाएगा। एक तरफ डोनर है, एक तरफ एक्सेप्टर है, ये डेंसिटी मेंटेन रखेंगे आपके मेटल में, ये डेंसिटी आपके मेटल के ऊपर मेंटेन रखेंगे। अच्छा, एक और चीज कि आपका एक्सेप्टर और डोनर ये ऐसे होने चाहिए अपोजिट साइड में, कभी भी डोनर डोनर ट्रांस में नहीं होने चाहिए। अगर ये डोनेट करता है, ये एक्सेप्ट कर लेगा, ये डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा, ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, तो हमेशा एक्सेप्टर और डोनर ट्रांसफॉर्म में होते हैं। ये बात भी आपको याद रहे। चलो, ये बात भी हमारी खत्म हो गई है, आगे बढ़े। अब आते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ईएन प्रिंसिपल। नाउ हम लोग देखेंगे, मान लो मुझे 4-5 कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए एंड आई हैव टू टेल कि विच कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल एंड विच इज लीस्ट स्टेबल। चेक करते हैं इसको। अगर मैं बात करता हूं एप्लीकेशन ऑफ ईएन प्रिंसिपल में, पहला है नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। कोई मुझे बताएगा, कोई मुझे यहां पर बताएगा कि ट्रांजिशन मेटल और नॉन ट्रांजिशन मेटल में क्या फर्क होता है? एनीवन? यस, समीक्षा तुम बताओ। सर, ट्रांजिशन मेटल्स जनरली हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं और नॉन ट्रांजिशन हमारे एस और पी के होते हैं। और मेजर डिफरेंस तो यही होता है कि वो मेटल से नॉन मेटल में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, वेयर एज जो हमारे नॉन ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो तो होते ही नॉन है। तो ठीक ठीक ठीक, प्लस मेजर डिफरेंस तो सिर्फ यही आता है कि वो सेंटर में लाई करते हैं दोनों के। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। समीक्षा ने बिल्कुल ठीक बोला। व्हेन आई से ट्रांजिशन मेटल, मतलब आपकी नॉर्मली स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, सब ट्रांजिशन में आता है। व्हेन आई से नॉन ट्रांजिशन, मतलब आपका एस ब्लॉक, आपका पी ब्लॉक, वहां पर आता है आपके पास। ठीक है, चलिए। पहला, जितना ज्यादा मेरा कॉम्प्लेक्स मूव करता है टुवर्ड्स न्यूट्रल, उतना स्टेबल कंपाउंड। द मोर स्टेबल माय कंपाउंड, सॉरी द मोर, क्या बोलेंगे इसको, जितना कॉम्प्लेक्स मेरा मूव करेगा टुवर्ड्स न्यूट्रलिटी, टुवर्ड्स अ जीरो रियल चार्ज, उतना मेरा कंपाउंड स्टेबल कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कैसे कैसे। सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने है नॉन ट्रांजिशन में ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से। अगर आप देखोगे, पहले केस में सोडियम +1 में है, मैग्नीशियम +2 में है और Al आपका +3 में है। ठीक है, तो यहां से आपको आइडिया हो जाएगा। अगर मुझे निकालना फॉर्मल चार्ज, नाउ कंसीडर कि जो आपका लिगेंड है, एनी लिगेंड, इट इज गिविंग -1 चार्ज। कंसीडर एनी लिगेंड बी गिविंग -1, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो जस्ट फॉर समझने के लिए देखो कि वो -1 दे रहा है। तो अगर मान लो सोडियम के ऊपर +1 है और मेरे पास लिगेंड 6 है, +1 सोडियम के ऊपर है और 6 लिगेंड है, मतलब -6 हो गया। -6 और +1 कितना हो गया? -5। तो ये आपका यहां पर है -5। एक मिनट, ये आपका है यहां पर -5, ये आपका -4, ये आपका -3। जितना फॉर्मल चार्ज आपका यहां पर देखोगे, जितना फॉर्मल चार्ज आप यहां पर देखोगे, इस केस में नजदीक जा रहा है जीरो के पास। जितना फॉर्मल चार्ज आप यहां पर देख सकते हो जा रहा है जीरो के नजदीक, उतना स्टेबल हो रहा है। दूसरी बात, हायर द ऑक्सीडेशन नंबर, हायर द ऑक्सीडेशन नंबर, मोर इज द स्टेबिलिटी। तो इसलिए +3, +2, +1, हायर द ऑक्सीडेशन नंबर, मोर स्टेबिलिटी। अगर मैं इसमें ट्रेंड देखता हूं, अगर मैं नीचे वाले में ट्रेंड देखता हूं, तो इसमें +3 ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें चेक करो +2 ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें चेक करोगे +1 ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें देखोगे प्लस, उल्टा कर देगा इसमें, हमने उल्टा कर दिया। एक मिनट, सॉरी, इसमें +3, इसमें एक मिनट रुको, +3, ये यहां पर
2 होगा, ठीक है, +4 +5 और +6। वो लास्ट वाला सेकंड वाला है वो SiF6 -2 है, ठीक है, ऊपर -2 है। तो हायर द ऑक्सीडेशन नंबर मोर इज द स्टेबिलिटी। क्लियर? चलिए बताओ, चलिए बोलो, कौन सी बात इसमें क्लियर नहीं हुई है? फिर से बोल रहा हूं, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उतना वो मूव करेगा टुवर्ड्स अ जीरो चार्ज, व्हिच मींस मोर स्टेबिलिटी, मोर न्यूट्रल नेचर। नेक्स्ट, यहां पर देखो, FeCN6 -4 एंड FeH2O होल 6 +3। जल्दी से मुझे बताओ, कोई कैलकुलेट करके जल्दी से मुझे बताओ कि इन दोनों में, जल्दी से मुझे बताओ इन दोनों में किसकी सबसे ज्यादा CFSC है और कितनी कितनी CFSC है? जल्दी बताओ मेरे को, देखते हैं कौन देगा सही जवाब। मुझे दोनों कॉम्प्लेक्सेस का बताओ कि दोनों कॉम्प्लेक्सेस में विच हैज अ हायर वैल्यू ऑफ CFSC एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CFSC इन बोथ द केसेस, बताओ। सर फर्स्ट वाले में CFSC -3 आ रही है। कितनी आ रही है? माइनस -3 -3। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग होगी तो CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा नीचे। तुम बताओ। तो ठीक है, ठीक है, माइनस, समीक्षा बोल रही है कि इसमें -3 आ रही है और और इसमें दूसरे कितनी आ वाले रही में है? -1.4। गुंजन? सर फर्स्ट वाले में -2.4 आ रही है। और दूसरे वाले में? सर दूसरे में -0.4। करण? सर ये -2.4 एंड -0.4। दीपाली? FeCN6 में +2 में है Fe, ये आपका D6 है और ये आपका D5 है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो 1 2 3 4 5 6 सब कहां से गलत है? इसमें सब कहां से गलत है? ठीक है, और इसमें D5 है, तो 1 2 3 4 5 -0.4 डेल्टा O +0.6 डेल्टा O। यहां पर आएगी -2.4 डेल्टा O +2P आएगी और यहां पर 0 आएगी। ये देख लो, अगर ये मैंने ये जो क्लिप अगर उठाऊंगा ना, ये क्लिप उठाता हूं और तुम्हारे मैं कॉलेज में भेज देता हूँ, ठीक है, MCM DAV और अपना गवर्नमेंट कॉलेज कोविड वाला, और तुम लोग को मैं दिखाऊंगा, फिर इनको बताऊं कि ये इनको आता नहीं है निकालना CFS, क्या करेंगे तुम लोग बताओ? है ये 0.4 कैसे बोला है तुमने गुंजन? ये बताओ मुझे, मुझे जानना है, मेरे को 0.4 कैसे आया?
सर मैंने तो बोला ही नहीं कुछ, मैंने तो एक भी आंसर नहीं दिया था अब तक। हाँ, अच्छा वाह, अब तुम पलटी मार रहे हो गुंजन। अच्छा अभी अरे सही में मैंने नहीं बोला, वंशिका ने बोला था मेरी जगह। पॉइंट, ये मुझे बताओ किसने 0.4 बोला था, पहले मुझे जानना है कौन था। सर मैंने बोला था सर। और 1.4 किसने बोला था? मैंने बोला था सर। सर 0.4 मैंने बोला था, बट वो चार्ज अलग था मेरा, शायद चार्ज में दिक्कत आ गई। चार्ज तुम्हारा अलग था, चार्ज तुम्हारा पता ना क्या था? सर +2 मैंने था चार्ज। +2 ले लिया था ऊपर H2। सेम अगर सर, वो +2 लिया Yes, तुमने, sir. तो यहाँ छह पर ले आ लिए थे सर। यस सर। हाँ, तब ठीक है, तब तो चलो मान लेता हूँ, ठीक है चलो। यार राइटिंग इतनी भी बुरी नहीं है, ठीक है, साफ दिख रहा वो 3 है। तुम लोग ना जानबूझ के ऐसे कर रहे हो कि सर राइटिंग खराब है आपकी, तब हमें लग रहा है वाह, तुम लोग कैसे टीचर ब्लेम डाल रहे हो ना, शाबाश। अच्छा, और ये जो बताया आंसर गुंजन ने, गुंजन तुम्हारा आंसर ठीक था, बट तुमको 2 पे डालना चाहिए। 2P बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है इट इज आपका, अच्छा एक और चीज, अब मेरे पास Fe+2 में है, मेरे पास Fe+3 में है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इन दोनों में कौन स्टेबल है, तो आंसर क्या होगा? Which complex is more stable? Yes, Gunjan. Fe+2 या Fe+3? Fe+3। क्यों? Because CFSC ज्यादा है उसकी। क्या है? CFSC की वैल्यू उसकी तो नेगेटिव ही है और इसकी उससे तो ज्यादा ही है। अरे तुम लोग यार, एक तो मैं ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से सर +3 है उसका, इसलिए। अरे रुक जाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? सर CFSC के हिसाब से नहीं होता, मतलब जिसकी ज्यादा होती है। मैं वो भी तुम गलत बोल रही थी, चलो मैं बताता हूँ, रुक जाओ अभी पहले। पहला जवाब जो बोला अर्चिशा ने वो गलत था। We cannot check through oxidation number because both iron are transition metal. अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो पढ़ाया है फॉर नॉन ट्रांजिशन, तो तुम्हारा जवाब गलत हो गया, चलो कोई बात। तुम बोल रहे हो गुंजन कि Fe+3 का, बिकॉज इट हैज हायर वैल्यू ऑफ CFSC। CFSC हायर आप उसको मानते हो जिसकी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होती है। -2.4 is a higher CFSC value, not lower CFSC value. ये बात तो पढ़ाई होगी ना। CFSC जितनी नेगेटिव होती है वो कॉम्प्लेक्स उतना ही स्टेबल होता है। यस। 0 is a lower value, -2.4 is a higher value। साइन में मत जाओ उसमें, समझ आया? इसमें हम ये कह सकते हैं कि पहला कॉम्प्लेक्स ही स्टेबल है आपका। हाँ, उसका जवाब, मतलब जवाब तो किसी ने नहीं दिया। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल देन सेकंड कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ CFSC। यहां पर जो हम बाद में पढ़ते हैं, ऑफ कोर्स CFSC के हिसाब से हम बताएंगे कि पहला स्ट्रॉन्गर है, पहला स्टेबल है, दूसरा कम स्टेबल है। चलो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट है, अगर मान लो फर्स्ट केस हमने जो पढ़ा वो था मेरे पास डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर। अब अगर मेरा ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो जाए तब आप क्या चेक करते हो? तब आप चेक करते हो कि आपका लिगेंड क्या है। एग्जाम्पल आपके सामने है, मेरे पास एल्यूमिनियम है और तीनों +3 में है। अब आपको देखना है कि मेरे सामने 3 तरह के लिगेंड है, एक अमोनिया है, एक पानी है, एक फ्लोरीन है। एक अमोनिया है, एक पानी है, एक फ्लोरीन है। अब बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तीनों केस में अगर आप चेक करते हो फॉर्मल चार्ज, तो इस पे -3 है, इस पे -3 है और इस पे भी -3 आएगा फॉर्मल चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बेटर तरीके से खींच पाएगा? विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो डेंसिटी अच्छे से खींच पाएगा उस केस में आपका एल्यूमिनियम बिकम्स मोर न्यूट्रल इन नेचर, इट मूव्स टुवर्ड्स 0 रियल चार्ज, हेंस ये आपका ज्यादा स्टेबल है। फिर पानी, फिर नाइट्रोजन, बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द लिगेंड। खत्म। ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट, सेम ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब तीसरा आता है बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर मेरे सामने बेरिलियम, अब खुद दिमाग लगाओ, यहां मेरे पास B है, इस पे भी +2 चार्ज है और इस पे भी +2 चार्ज है, ये भी पानी है, ये भी पानी है। अब आप चेक करोगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर किस में अलग है।
अगर इसमें देखता हूं, इसमें फॉर्मल चार्ज -4 का है, इसमें -2 का है, तो -2 नजदीक है 0 के पास, -4 थोड़ा दूर है, इसलिए आपका ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम और स्टेबिलिटी ज्यादा होती है अगर मैं ऐसे कॉम्प्लेक्स आपको देखता हूं। अब सीक्वेंस का देखते हो आप। पहले सबसे पहले आप चेक करो कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कम तो मोर स्टेबिलिटी, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है तो चेक करो ऑक्सीडेशन नंबर। हायर द ऑक्सीडेशन नंबर मोर द स्टेबिलिटी। अगर ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम, ऑक्सीडेशन नंबर सेम, फिर चेक करो लिगेंड। लिगेंड में चेक करो कि टाइप क्या है लिगेंड का। हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर इज द स्टेबिलिटी। अब आ जाओ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, कहानी इसकी मजेदार है, सुनते जाओ बस। मेरे पास एक बीकर था, उस बीकर में एक कॉम्प्लेक्स था कोबाल्ट का पानी के साथ, और रंग था उसका पिंक, और रंग था उसका लाइट पिंक। कोई मुझे बताएगा कि इस कॉम्प्लेक्स का कलर जो है ये किसकी वजह से है? एनीवन? सेकेंड सेमेस्टर पेपर तुम दिए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर था ऑनलाइन, सेकेंड सेमेस्टर में हाँ आता है, ठीक है। ये पिंक क्यों है, लाइट पिंक क्यों है ये गुंजन? सर MLCT की वजह से। MLCT की वजह से है ना। कैसे MLCT? मैं भी सुनूं कैसे है, कैसे है ये MLCT की वजह से, ये बताओ। ये सर पानी हाँ, मतलब ऐसे मेनली तो DD ट्रांजिशन ही है, क्योंकि जैसे उसमें था ना, ऑर्गल में भी था और कोरिलेशन में भी DD ट्रांजिशन ही होता है मेन रीजन तो इसका। DD ट्रांजिशन तो लेपोर्टे फॉरबिडन है। इसका आंसर यही है, नो डाउट इट इज DD ट्रांजिशन। लेकिन तुम कैसे बोलोगे आंसर मालूम है? सर इट इज स्पिन अलाउड एंड लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन, जिसकी वजह से लाइट पिंक है ये। और तुमने ये बताओ मेरे को, MLCT कैसे बोला? MLCT कैसे बोला? क्या होता है MLCT? मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। उसमें लिगेंड कैसा होना चाहिए? MLCT में लिगेंड कैसा होना चाहिए? मतलब इसमें तो मेटल टू लिगेंड, मतलब वो मेटल से ले रहा है तो फिर डेफिशिएंट होना चाहिए। मतलब लिगेंड और मेटल, लिगेंड कैसा होना चाहिए? लिगेंड MLCT में लिगेंड कैसा होना चाहिए, उसका नेचर क्या होना चाहिए? एक्सेप्टर। हाँ एक्सेप्टर। तुम लोग घबराते क्यों तुम यार, सिंपल सिंपल चीजें हैं। चलो अब सुनो, मेरे पास एक बीकर है, उस बीकर में मेरे पास लाइट पिंक कलर का सॉल्यूशन रखा हुआ है, विच इज कोबाल्ट और पानी का कॉम्प्लेक्स। अब आपने क्या किया, उस कॉम्प्लेक्स में आपने एक सॉल्यूशन ऐड किया ऑफ क्लोराइड आयंस, HCl जो भी आप डाला डाल दिया, मतलब बेसिकली एनायंस थे उसमें क्लोराइड। जब आपने उसमें Cl नेगेटिव को ऐड किया तो रंग बदल गया डीप ब्लू में, रंग बदल गया डीप ब्लू में। अब क्योंकि पानी 6 थे, क्योंकि पहले पानी 6 थे, तो अगर मैं Cl उसमें ऐड कर रहा हूं तो 6 के 6 पानी जाने चाहिए थे, है ना। 6 के 6 पानी जाने चाहिए थे, और उन 6 पानी की जगह पर 6 Cl आने चाहिए थे। क्या इस बात से अग्री करते हो हाँ कि ना, कि अगर मैंने Cl मैंने ऐड किया उसके अंदर, अगर 6 के 6 पानी यहां से निकल गए तो 6 की जगह खाली हो चुकी है, तो अब उन जगह पर 6 क्लोरीन आपके बैठ जाएंगे। लेकिन 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 आपका 6 Cl वाला कॉम्प्लेक्स जो ये है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता आपके पास। एग्जिस्ट करता है आपका टेट्रा कॉम्प्लेक्स, एग्जिस्ट करता है आपका टेट्रा कॉम्प्लेक्स। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर आप कैसे बोल सकते हो कि टेट्रा है, आप ये कैसे बोला टेट्रा है? आप ये टेट्रा इसलिए बोल पा रहे हो क्योंकि इसका रंग जो है वो डीप ब्लू है।
अगर ऑक्टा होता तो रंग इसका गहरा नहीं होता। ऑक्टा कॉम्प्लेक्सेस में जो रंग होते हैं वो हल्के कलर के होते हैं, बिकॉज दे आर लेपोर्टे फॉरबिडन एंड स्पिन अलाउड। लेकिन कॉम्प्लेक्स आपका टेट्रा कॉम्प्लेक्स है, इट इज शोइंग योर डार्क कलर, इट इज शोइंग डीप ब्लू कलर एंड इट इज लेपोर्टे पार्टली अलाउड। अगर मैं कंपेयर करता लेपोर्टे फॉरबिडन एंड लेपोर्टे पार्टली अलाउड, तो उस केस में लेपोर्टे पार्टली अलाउड शोज मोर ट्रांजिशंस, गहरा रंग, इसलिए हम देखते हैं कि 4 क्लोरीन है। ये फर्स्ट फैक्टर। दूसरा, पानी क्या होता है? समीक्षा, पानी का लिगेंड नेचर क्या होता है? इट इज सिग्मा डोनर, पाई डोनर या पाई एक्सेप्टर? सर ये डोनर होता है, सिग्मा डोनर। यस, वाटर इज अ सिग्मा डोनर, मतलब एक बारी में एक ही लोन पेयर देगा, चुपचाप खत्म, काम खत्म। गुंजन, क्लोरीन Cl नेगेटिव, इसका नेचर क्या होता है? हाँ बोलो गुंजन, Cl नेगेटिव का नेचर क्या होता है? बोलो बोलो। हाँ करण, क्या होता है? सर सिग्मा डोनर। अरे तुमने मुझे बोला कि सर लेक्चर 1 पढ़ लिया है। कहाँ पढ़ा है तुमने लेक्चर 1? उसी में कराया है मैंने ये। अर्चिशा, Cl नेगेटिव नेचर ऑफ लिगेंड क्या होता है? सर ये डोनर ही होना चाहिए। अरे डोनर, हे भगवान, डोनर तो होता है, मुझे मालूम है, सारे लिगेंड डोनेट करते हैं। मैं नेचर पूछ रहा हूँ कि सिग्मा डोनर है कि पाई डोनर है या पाई एक्सेप्टर है। वो तो ऑब्वियस सी बात है, लिगेंड है, वो तो पेयर देगा ही देगा। कौन सा डोनर है, सिग्मा पाई? पाई डोनर। पाई डोनर है सर। हाँ, गुंजन ने फटाफट से कॉपी पलटी। चलो ये रहा सर आंसर है। नहीं सर, कॉपी तो है ही नहीं अभी। चलो, हाँ, आपका जो Cl नेगेटिव है वो आपका पाई डोनर है। अब खुद दिमाग लगाओ, सिग्मा डोनर है, एक बारी में एक पेयर दे रहा है। पाई डोनर है, एक बारी में नहीं, मतलब वो एक से ज्यादा लोन पेयर दे सकता है, वो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर सकता है। मतलब मान लो आपका अकाउंट है, ठीक है, अब आपके बैंक अकाउंट में 6 लोग जमा कर रहे हैं 10,000 रुपए। कितने हो गए? 60,000 रुपए हो गए। अब उन 6 बंदों के पास 10,000 ही एक्स्ट्रा पड़े हुए थे आपको देने के लिए। अब 4 बंदे नए हैं अलग, उनके पास 20,000 रुपए पड़े हुए थे। अगर 4 बंदे हैं लेकिन उनके पास पेयर है 20,000 रुपए, और अगर वो जमा करेंगे आपके अकाउंट में पैसे, कितने होंगे? 80,000। एक में 60,000, इसमें 6 लोग हैं। एक में 80,000, इसमें 4 लोग हैं। तो आप ऑब्वियसली क्या प्रेफर करोगे? आप क्या प्रेफर करोगे? उन 4 लोगों से पैसे लेना जो तुम्हें ज्यादा पैसे दे रहे हैं। ऑब्वियसली बात है ना। ये कहानी है क्योंकि क्लोरीन एक बहुत ही बेहतरीन पाई डोनर है। 4 Cl काफी हैं कोबाल्ट को न्यूट्रल की तरफ ले जाने के लिए, 6 की जरूरत नहीं है। अगर मान लो मैं 6 Cl डाल देता तो 6 Cl कोबाल्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डेंसिटी क्रिएट कर देते, अगेन बन गया अनस्टेबल। हम कब से क्या पढ़ रहे हैं? हम कब से ये तो पढ़ रहे हैं स्टेबल 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 स्टेबल। अगर 6 Cl आ जाएंगे तो कोबाल्ट के ऊपर डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, काम खत्म हो गया हमारा, फिर तो वेस्ट, काम वेस्ट हो गया हमारा। इसलिए सिर्फ 4 Cl आते हैं ताकि मेरा जो मोटिव है, मोटिव क्या है? कॉम्प्लेक्स स्टेबल, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल। क्या ये बात समझ में आई कि क्यों COCl6 एग्जिस्ट नहीं करता है बट COCl4 एग्जिस्ट करता है? जल्दी बताओ, ये बात किसको समझ में नहीं आई? ये बताओ मुझे पहले।